बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम कैपिटल व्यू में मैं हूं आपके साथ मशहूर बुखारी। नाज़रीन, गुज़श्ता तकरीबन एक महीने में पाकिस्तान की अफवाज ने 5 मुख्तलिफ मिलिट्री ड्रिल्स में हिस्सा लिया है और दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक की अफवाज के साथ जो है ये ड्रिल्स इसमें शामिल हैं। इन मिलिट्री ड्रिल्स में सबसे बड़ी जो ड्रिल थी वो इजिप्ट में जो एक्सरसाइजेज हुई और ये यहाँ पर मुनक्कद हुई। इसमें तकरीबन 20 ममालिक की अफवाज शामिल हुई, जिसमें तमाम जो नेटो के जो ममालिक हैं वो भी इसमें तकरीबन तमाम शामिल थे। इनकी जो अहमियत है इसके हवाले से आज हम प्रोग्राम में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले ये जो 5 ड्रिल्स हैं इसमें जो जो ममालिक शामिल थे मैं इसके हवाले से आपको थोड़ा सा बताती चलूँ। जो दूसरी अहम ड्रिल हुई है वो है जी ट्राइलेटरल एक्सरसाइजेज थ्री ब्रदर्स 2021 बाकू में हुई, जिसमें पाकिस्तान, आज़रबाईजान और तुर्की के ममालिक जो हैं उनकी अफवाज ने शिरकत की। इसी तरह से शेयर्ड डेस्टिनी 2021 पाकिस्तान, चीन, थाईलैंड और मंगोलिया की अफवाज की जॉइंट ये मिलिट्री ड्रिल्स जो हैं ये मुनक्कद हुई। इसके अलावा SCO एक्सरसाइजेज पीस मिशन 2021 रशिया में और पाकिस्तान और काज़ाकिस्तान की मुश्तरका मिलिट्री ड्रिल्स जो हैं वो भी इन ड्रिल्स में शामिल हैं। इन मुश्तरका जो ड्रिल्स हैं या एक्सरसाइजेज हैं, इनकी जो सिग्निफिकेंस है या इनकी जो अहमियत है वो तो अपनी जगह, इसके ऊपर हम बात करेंगे प्रोग्राम के अंदर। लेकिन नाज़रीन, जिस तरह से पाकिस्तान की दुनिया की तकरीबन तमाम बड़ी अफवाज जो हैं उनके साथ हम इंगेजमेंट्स देख रहे हैं गुज़श्ता एक माह के दौरान, इसको देख के ये लगता है कि पाकिस्तान ने अपने आप को महदूद नहीं किया, बल्कि पाकिस्तान जो है वो मंगोलिया से लेकर आज़रबाईजान तक तकरीबन तमाम ममालिक की जो बड़ी अफवाज है उनके साथ हमें वेल कनेक्टेड और इंगेज जो है वो नजर आ रहा है। और उससे वो ममालिक जो झूठा प्रोपेगेंडा करते थकते नहीं हैं पाकिस्तान के खिलाफ, उनको बड़ी तकलीफ है और वो बड़े परेशान हैं। आज हम इसी हवाले से गुफ्तगू करेंगे प्रोग्राम में और हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करें हमारे पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियोज में। हुमायूं खान, आपका बहुत शुक्रिया। बैरिस्टर अहमद पंसाता हमें ज्वाइन कर रहे हैं स्काइप के जरिए, आपका भी बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ आज डॉक्टर सलमा मलिक साहिबा भी प्रोग्राम में मौजूद होंगी, जो कि डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज एक्सपर्ट हैं। डॉक्टर साहिबा, आपका भी प्रोग्राम में शामिल होने के लिए बहुत शुक्रिया, वेरी वार्म वेलकम। सबसे पहले तो डॉक्टर साहिबा मैं आपकी ही तरफ आऊंगी। डॉक्टर साहिबा, ये कहा जाता है कि मिलिट्री एक्सरसाइजेज में 3 T's जो हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसमें टेक्नोलॉजी, टेक्निक और टैक्टिकल जो है वो शामिल है। ये बताइए कि हालिया जो मिलिट्री एक्सरसाइजेज हुई हैं, जो मुख्तलिफ ममालिक के साथ पाकिस्तान की ड्रिल्स हुई हैं, इन तीनों एरियाज में पाकिस्तान के लिए ये कितनी अहम थी? डॉक्टर साहिबा जी, थैंक यू सो मच मिशेल आपका बुलाने का एंड फॉर द चांस। जैसे आपने कहा ये जो 3 T's की आपने बात की, देखिए जो डिप्लोमेसी है आजकल के सिनारियो में ये सिर्फ डिप्लोमेट्स या मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स, एक्सटर्नल अफेयर्स तक महदूद नहीं रह गई। डिप्लोमेसी मल्टी सेक्टोरल है, बहुत सारे अवामिल इसमें शामिल होते हैं और फॉर्मल इनफॉर्मल नेटवर्क्स होते हैं। पर इसमें जो एक बहुत बड़ी चीज़ है वो है कि हम जो दोनों ममालिक के या मुख्तलिफ ममालिक की जो अफवाज हैं उनका आपस में टर्म्स कैसी रहती हैं, वो आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं एंड इंस्टीट्यूशन टू इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग होती है। तो एक तो मिलिट्री एक्सरसाइजेस का ये एक बहुत बड़ा एंगल है कि डिप्लोमेसी की एक शेप है। दूसरा ये है कि जो हमारे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं और जो हमारे जो इत्तेहादी ममालिक हो गए या हमारे दोस्ताना ममालिक जो हो गए जिनके साथ हमारी ये एक्सरसाइजेस चल रही हैं, तो उनके साथ कोऑर्डिनेट करके आपको उनके कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में जो मिलिट्री प्रैक्टिसेस, कल्चर्स हैं, वैल्यूज़ हैं एंड मुख्तलिफ चीज़ें उनकी स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, तो वो लर्न करने का बहुत मौका मिलता है। और अगर आप किसी एडवांस कंट्री के मुल्क के साथ कर रहे हैं तो वहाँ ये टैक्टिक्स, टेक्निक्स एंड टूल्स की जो बात आपने की है तो वो भी उसमें बहुत ज़्यादा अमल दखल उसका होता है एंड आपस की कोऑर्डिनेशन से सारी जितने भी ममालिक आपस में ये मिलिट्री एक्सरसाइजेस कर रहे होते हैं तो वो बहुत ज़्यादा फिर सीख पाते हैं और नए प्रैक्टिसेस को अडाप्ट करने का उनको इससे बहुत बड़ा मौका मिलता है। तो मिलिट्री एक्सरसाइजेस का सबसे बड़ा जो एस्पेक्ट है डिप्लोमेसी है, कोऑर्डिनेशन है, इंस्टीट्यूशन टू इंस्टीट्यूशन लिंकेज है, लर्निंग है और अपने जो प्रैक्टिसेस है उनको पॉलिश करने का, इम्प्रूव करने का एक बहुत बड़ा ये जरिया बन जाती हैं। बिल्कुल ठीक, और इससे तमाम ममालिक जो है वो एक दूसरे को फ़ायदा देते हैं। हुमायूं, एक जो मैंने शुरू में अपने इंट्रो में भी बात की कि पाकिस्तान ने, हालांकि पाकिस्तान के हवाले से ज़्यादा पाकिस्तान और चाइना के ताल्लुकात बहुत मजबूत ताल्लुकात हैं
اور ہمیشہ رہیں گے. دیرینہ دوستی ہے دونوں ممالک کے درمیان تمام معاملات کو لے کر. لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ پاکستان نے یہ دکھایا اور یہ میسج دیا ہے کہ پاکستان نے اپنے آپ کو محدود نہیں رکھا, بلکہ پاکستان تمام ممالک کے ساتھ جو ہے وہ چاہے ملٹری تعلقات ہوں یا اسٹریٹجک تعلقات ہوں, ہر نوعیت کے تعلقات رکھنا چاہتا ہے. تو یہ کتنا اسٹرانگ میسج ہے جو دنیا کو جا رہا ہے. ایبسولوٹلی. اس میں بلکہ ایک چیز جو انٹروڈکشن میں شاید وہ رہ گئی وہ یہ تھی کہ پاکستان اور چائنا کی ابھی ایک جوائنٹ اینٹی ٹیررزم ایکسرسائز جو ہے وہ کنکلوڈ ہوئی ہے. بلکہ ان 5 میں سے 2 جو ہیں وہ ایسی ڈرلز ہیں جن میں پاکستان اور چائنا دونوں ایک مہینے کے اندر ہم نے 2 دفعہ چین کے ساتھ کی. میں نے اس پہ آنا تھا. جی اس میں بڑا اہم جو ایشو آپ نے کیا اور جو ڈاکٹر سلمیٰ ملک صاحبہ نے کہا کہ ڈپلومیسی از ناٹ اونلی لیفٹ ود دا فارن آفس, اس کے اندر بہت سارے جو ہے نا مختلف ممالک یا بہت سارے مختلف عناصر اب شامل ہو گئے جس میں ملٹری از ون آف دیم. اور یہ صرف ملٹری نہیں ہے بائی دا وے, پاکستان نیوی جو ہے اس کا بہت بڑا رول ہے, اور ہماری جو کلیبریشن ہے مختلف جگہوں پہ ہماری جاپان کے ساتھ, ابھی جو جرمن جو فریگیٹ آیا پاکستان میں اس کے ساتھ, اس کے علاوہ پاکستان نیوی کی مختلف شپس جو ہیں وہ اپنی فرینڈلی کنٹریز کے اوپر مختلف وزٹ کر چکی ہیں. اینڈ دین پاکستان ایئر فورس نے پچھلے سال کے اختتام کے اوپر جو ہے شاہین 9 کی ایکسرسائز چائنا کے ساتھ کی, اور جو اس وقت اب دوبارہ ہونے والی اگلے 2 مہینوں کے اندر. تو پاکستان کی تینوں فورسز جو ہیں وہ مختلف موقعوں پہ تمام دنیا کے اہم ممالک اور اہم آرمیز, نیویز اور ایئر فورس کے ساتھ بالکل ایک جو ان کی ایک سینرجی ہے وہ بڑھ رہی ہے. یہ کرتا کیا ہے, جو ایکسرسائزز ہوتی ہیں آپ کی انٹرو آپریبلٹی جو ہے اس کو انہانس کرتی ہیں. اس کی ریزن یہ ہے پاکستان ون آف دا موسٹ وہ ملکوں میں سے ہے جہاں پہ ہم نے پیس کیپنگ میں سب سے زیادہ رول ہے. پچھلے 10 سالوں میں ہم پیس کیپنگ میں پاکستان ٹاپ میں رہا ہے, اور اس کی مختلف مثالیں ہیں. مطلب ابھی اگر آپ افغانستان کے اندر ایویکویشن کی وہ جو اگزامپل لے لیں, اس میں پاکستان کی ایئر فورس, پاکستان کی سول ایویشن کے ادارے, پاکستان کی جو ایئر لائن ہے انہوں نے, پاکستان کی منسٹری آف انٹیریئر, تو ان کا جو رول تھا اس ورلڈ بگسٹ سویلین ایویکویشن کے اندر سب سے اہم کیا. اور یہ وہ ان ایکسرسائزز کا نتیجہ ہوتا ہے جس میں ڈاکٹر سلمیٰ ملک نے ذکر کیا کہ آپ اپنی ایکسرسائزز کے تھرو سینرجی ڈیولپ کرتے ہیں, ان کی بیسٹ پریکٹسز لیتے ہیں. تو آئی تھنک یہ پاکستان کی ڈپلومیسی کا ون آف دا بیسٹ پازیٹیو فگر ہے. اور چونکہ پچھلے چند عرصوں میں کہا جا رہا تھا کہ پاکستان کو ڈپلومیٹکلی آئسولیٹ کر دیا گیا ہے, تو اگر آپ نے جو ابھی پچھلے 1 مہینے کی صرف ایکسرسائز کا ذکر کیا اس کو دیکھ لیا جائے تو اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ پاکستان اس وقت دنیا کی تمام جو ایڈوانس نیویز, ایئر فورس اور آرمیز ہیں ان کے ساتھ ریگولر بیسس پہ انٹریکٹ کر رہا ہے. وہ پاکستان وزٹ کر رہی ہیں, پاکستان وہاں پہ جا رہا ہے. SCO کی اینٹی ٹیررزم ڈرائیو کے اندر پاکستان کا بڑا رول ہے. آسیان ریجنل فورم کے جو مختلف میکنزم ہیں اس کے اندر پاکستان کا رول ہے. مڈل ایسٹ کی مختلف جو آرمیز, نیویز اور ایئر فورس ہیں اس کے ساتھ پاکستان کا رول ہے. اور نہ صرف ان کے ساتھ, یورپ اور امریکہ کے ساتھ ابھی جو پاکستان 4-5 ایکسرسائزز کر چکے ہیں اس میں UK, فرانس, جرمنی, سارے ہیں. تو دس از ون آف دا بیسٹ سکسیس آف پاکستان فارن پالیسی جو ہے. بالکل, میں بیسر صاحب کو بھی گفتگو میں شامل کروں گی. بیسر صاحب, 1 ماہ میں 5 ڈرلز کا ہونا, جو ہم ڈپلومیٹک فرنٹ کے اوپر اس کے کردار کی بات کر رہے ہیں, اس میں ابھی ہمایوں نے بھی یہ بات کی کہ اس میں مختلف ریجنز کے ممالک کی جو افواج ہیں وہ شامل ہیں. ایسٹرن یورپین ممالک ہیں, اس میں یورپین ممالک ہیں, نیٹو کے تمام ممالک اس کے اندر شامل ہیں. اتنے وسیع البنیاد پر جو انگیجمنٹس ہو رہی ہیں, یہ ذرا بتائیے گا ڈپلومیٹک فرنٹ کے اوپر اس کی کتنی اہمیت ہے؟ اور رشیا کے ساتھ بھی جی بالکل اس کے 2-3 فرنٹس پہ بہت زیادہ اہمیت ہے. فرسٹ آف آل تو میں یہ ایکسپلین کرنا چاہوں گا کہ ملیٹریلی اس کی کیا امپورٹنس ہے. ملیٹریلی اس کی یہ امپورٹنس ہے کہ جب 2-3 ڈفرنٹ آرمیز اکٹھی ٹریننگ کرتی ہیں تو دیٹ از اے ویری پولائٹ اینڈ یو وڈ سے ٹیسٹ وے آف کنویئنگ کہ آپ کی ملٹری اسٹرینتھ کیا ہے. جن ممالک کے ساتھ آپ اپنی ملٹری ایکسرسائزز کر رہے ہوتے ہیں ان کو ایک تو آپ کی اسٹرینتھ کا آئیڈیا ہوتا ہے, آرمی کس حد تک کیپیبل ہے اس چیز کا آئیڈیا ہوتا ہے. پاکستان کی دنیا میں 4تھی-5ویں بیسٹ آرمی ڈکلیئر کی جاتی ہے, تو وہ پاکستان کو ڈیمونسٹریٹ کرنے کا موقع مل جاتا ہے جو کہ ایک ڈیٹرنس کے طور پر ایکٹ کرتا ہے. کیونکہ آج کل وہ دور تو نہیں رہا کہ آپ کسی کے ساتھ لڑ سکتے ہیں, اور لڑائی جو ہے وہ تو بہت سارے فورمز کو کنڈیم کیا جاتا ہے انکلوڈنگ دی یونائیٹڈ نیشنز. سو دی اونلی آپشن لیفٹ اویلیبل ٹو یو کہ آپ اس قسم کی ایکسرسائزز میں ڈیمونسٹریٹ کریں کہ آپ کی ملٹری ڈیپتھ جو ہے یا آپ کی ملٹری کس لیول پر آپریٹ کر رہی ہے. سیکنڈلی اگر ہم اس کو فورن پالیسی کے لیول پر دیکھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ان تمام ممالک کے ساتھ جب آپ کی ملٹری
एक्सरसाइजेस में मशगूल है, उनके साथ परफॉर्मेंस में मशगूल है, उनके साथ ये सारे जो मामलात हैं उनको जब इकट्ठे करते हैं तो ऑटोमेटिकली एक इम्पैक्ट ये जाता है कि जिन ममालिक से चांसेस हैं आपके किसी किस्म के एस्केलेशन के, उनको एक मैसेज चला जाता है कि ये तो ऑलरेडी देयर ऑल पार्टिसिपेटिंग, और पाकिस्तान के सबसे ज्यादा एस्केलेशन के चांसेस विद इंडिया है। अब इंडियन आर्मी को ऑफ कोर्स वो भी अपनी इंटेलिजेंस के थ्रू फ्रॉम वेरियस सोर्सेज ये पता करवा रहे होते हैं कि पाकिस्तान आर्मी की इस वक्त डेप्थ जो है, जिसको हम विद इन मिलिट्री स्ट्रेटेजिक डेप्थ है, वो क्या है, और वो भी उनको रूनुमा होती है। क्योंकि आजकल जिस हम दौर में रह रहे हैं, ये ऐसे तो है नहीं कि ओवरनाइट आप उठेंगे और दूसरी साइड को अटैक कर देंगे। यू हैव टू बी फेमिलियर विद ऑल देयर रिस्पॉन्सेज, वो किस टाइम पर कैसे रिएक्ट करेंगे। तो इन एक्सरसाइजेस के थ्रू एक साइलेंट मैसेज चला जाता है। दूसरा, आपका उन ममालिक के साथ जिनके साथ आपके राब्ते बेहतर होने के चांसेस होते हैं और होने चाहिए, उनके साथ आपको मौका मिल जाता है कि आप फुल फ्लेज तरीके से पार्टिसिपेट करें, आपकी मिलिट्रीज एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करें, और इसका ओवरऑल जो एक इफेक्ट आता है, लड़ाई के चांसेस ममालिक के अंदर बहुत कम हो जाते हैं, बिकॉज यू वेरी पीसफुली लर्न टू कोएग्जिस्ट। और मिलिट्री ही एक वो इदारा है जिससे एक्सपेक्ट किया जाता है कि लड़ाई वगैरह के चांस अगर होंगे तो ऑफ कोर्स दे विल लीड। तो वो ऑलरेडी इन मशकों में ऑलरेडी पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, which obviously gives them an edge कि वो एक दूसरे को अपनी जो कैपेबिलिटीज है वो डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब। अज़रबैजान, तुर्की और पाकिस्तान, इन तीनों ममालिक को अब एक काइंड ऑफ ब्लॉक के तौर पे जो है वो देखा जा रहा है, लेकिन ये तीनों ममालिक 3 मुख्तलिफ रीजन्स से ताल्लुक़ रखते हैं, यानी ईस्टर्न यूरोप और साउथ एशिया। तो ये तीनों रीजन्स को कनेक्ट करने में कितना अहम किरदार अदा करते हैं ये तीनों ममालिक और इनके ताल्लुकात? देखिए जी, बहुत ज़्यादा रोल प्ले करते हैं। अभी दोनों जो स्पीकर्स से पहले बात की है, हुमायूं साहब ने, बैरिस्टर साहब ने, ये चीज़ें बड़ी इम्पोर्टेंट हैं। और आप इससे ये देख सकते हैं कि हम सिर्फ कोई एक अपने आप को ये महदूद नहीं करें कि हमने सिर्फ मुस्लिम कंट्रीज़ के साथ इंटरैक्ट करना है, या हम लोगों ने एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ कंट्रीज़ के साथ करना है, या विद इन द रीजन रहना है। आजकल का जो हमारा दौर है इंटरडिपेंडेंस का, और जो हमारा दौर है जिसमें हम लोग जियो इकोनॉमिक्स की तरफ मूव कर रहे हैं, जो स्ट्रेटेजिक फुटप्रिंट को छोड़ के, बट आप जियो स्ट्रेटेजिक को पूरा तरह नहीं छोड़ सकते। अगर आप जियो इकोनॉमिक्स की तरफ आप जा भी रहे हैं अडॉप्शन करने के लिए, तो आपको अपने इर्द गिर्द के खित्ते पे नज़र रखनी पड़ती है। और पाकिस्तान जिस पोजीशन में खड़ा हुआ है वो हमारे लिए एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक एसेट है। पाकिस्तान की जो जोग्राफी है, वी आर नॉट ओनली अ पिवटल स्टेट, वी आर ऑल्सो अ स्टेट जो कि बहुत सारे रीजन्स को, बहुत सारे कल्चर्स को आपस में जोड़ता है। एंड ऑल्दो पाकिस्तान का सेंट्रल एशियन स्टेट्स के साथ और उनके साथ के जो नियर अब्रॉड स्टेट्स हैं हमेशा से एक ताल्लुक़ रहा है। However, इस तरह की जो एक्सरसाइजेस हो गई या इस तरह की जो इंटरकनेक्टिविटी है वो इस ताल्लुक़ को एक नए लेवल पे लेके जाती है। और हम ये देखते हैं, क्योंकि हमेशा पाकिस्तान के साथ हम जब इंटरनल डिबेट करते हैं तो एक हम लोगों की क्रिटिसिज्म रहती है कि हमारा जो मुल्क है वो 2-3 ममालिक के बियॉन्ड अपनी पॉलिसी को एक्सटेंड नहीं करता। फॉरेन ऑफिस पे ये बहुत बड़ी क्रिटिक होती थी। बट अगर अब हम इन एक्सरसाइजेस को देख लेते हैं तो ये आपकी इस क्रिटिक को काउंटर करती है, नलिफाई करती है, क्योंकि हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के हर तरह के उन ममालिक के साथ जिनके साथ हमारे जियो इकोनॉमिक इंटरेस्ट हैं, हमारे जियो पोलिटिकल इंटरेस्ट हैं, हमारे एक्स्ट्रा रीजनल इंटरेस्ट हैं, उनके साथ हमारा जो है एक ताल्लुक इस्तवार हो रहा है। इनमें से कुछ वो पार्टनर कंट्रीज़ हैं जो कि हमारे साथ हमेशा से इन चीज़ों के साथ इंटरकनेक्टेड रही हैं। जैसे चाइना की हुमायूं साहब ने बात की, मैं एक बात यहाँ मेंशन करूँ कि सेवरल इयर्स बैक पाकिस्तान नेवी का जो एक शिप था उसने रशिया में पोर्ट कॉल की थी। और ये चीज़ क्योंकि नेवी के ऊपर हमारा इतना फोकस नहीं होता है कि हमारी सी ब्लाइंडनेस है, तो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा बात नहीं हुई थी। नेवी की तरफ से बहुत ज़्यादा PR शिप की गई थी, बट पीपल डिडंट रियली अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ अ पाकिस्तानी शिप गोइंग टू रशिया आफ्टर डेकेड्स। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ होती है जिसमें आप
का यानी एक मुल्क का एक रिप्रेजेंटेशन बहुत बड़े तरीके से हो रही है, तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। और जैसे जैसे सीपेक और BRI आगे बढ़ेगा तो पाकिस्तान को इस तरह की जियो स्ट्रेटेजिक अलायंसेस करने की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। बिल्कुल ठीक। आपने ये कहा डॉक्टर साहिबा कि ये जो मिलिट्री ड्रिल्स हैं हिमायूं, ये सिर्फ मिलिट्री ड्रिल्स ही तक इनको हम नहीं, बल्कि इसके जो ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट है उसमें हमें इनको देखना होगा। उसमें मुख्तलिफ एरियाज़ में अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, या इसके दौरान भी क्या कोई इस तरह की डेवलपमेंट्स हुई हैं जिसमें कोई एग्रीमेंट्स जो हैं वो चाहे वो टेक्निकल सपोर्ट हो, वो टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट हो, टैक्टिकल सपोर्ट हो, उसमें मुख्तलिफ ममालिक के साथ जो है कोई एग्रीमेंट्स वगैरह हुए हों या साइन होने जा रहे हों? नहीं जी बिल्कुल, ये आप बेसिकली फॉरेन पॉलिसी का एक टूल समझ लें कि मिलिट्री एक्सरसाइजेस, मिलिट्री कोलैबोरेशन और जो हमारी मिलिट्री की कोऑपरेशन है डिफरेंट फील्ड्स में। डॉक्टर सलमा ने अभी जिस तरह जिक्र किया, पाकिस्तान ने फरवरी 2020 के अंदर अमन एक्सरसाइजेस का इजरा किया जो कि कराची में हुई। 45 nations have participated in that. This was one of the biggest exercises. ये हम बायनुअली करते हैं। उसके अलावा हमारी जो मुख्तलिफ शिप्स थी उन्होंने फ्रेंडली विजिट्स किए, पोर्ट कॉल्स की, जदा के अंदर की, नेवल एक्सरसाइजेज इटालियन और टर्किश के साथ की। तो जो नेवी वाला आंसर है जो कि नॉर्मली बड़े हद तक हम उसको इग्नोर करते हैं क्योंकि हम ज़्यादा क्योंकि लैंड फोर्सेस के ऊपर फोकस करते हैं, दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि हमारी नेवी और एयर फोर्स दे आर ऑल्सो साइमल्टेनियसली डूइंग अ लॉट ऑफ गुड थिंग्स। जो आपने जिक्र किया कि इनमें कुछ एग्रीमेंट्स भी होते हैं, यकीनन होते हैं। जो सबसे बड़ा फ़ायदा है कि आप जब किसी भी नए मुल्क के साथ करते हैं, अब चूंकि वी आर लिविंग इन अ ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड एंड वी हैव टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स टुगेदर, जिसमें हम नेवी के अंदर डिफरेंट जगहों पे पेट्रोलिंग करके हम पायरेसी के ऊपर मुख्तलिफ दुनिया के एग्रीमेंट्स का हिस्सा हैं, वहाँ पे होते हैं। उसके अलावा एयर एक्सरसाइजेस के अंदर होते हैं। उसके अलावा लैंड के अंदर काउंटर टेररिज्म के ऊपर हम जो कोलैबोरेट कर रहे हैं। तो उसके साथ साथ अगर आप पाकिस्तान के पिछले चंद अरसों में देखें तो हमने उज़्बेकिस्तान के साथ अभी जुलाई 2021 में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट किया जो कि स्टार्ट हुआ हमारी मिलिट्री टू मिलिट्री कोलैबोरेशन के साथ एंड देन इट एंडेड अप इन हैविंग अ वाइडर रेंज। चाइना के साथ उसको बताना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि हमारा ये वो वाहिद मुल्क है जिसके साथ हमारी हर लेवल पे और हर सतह पे कोलैबोरेशन बढ़ रही है। नेवी की फ्रिगेट्स हमने साइन की, एविएशन के अंदर हमने किया, काउंटर टेररिज्म की ड्रिल्स हम कर रहे हैं। उसके अलावा सीपैक का जो हम जिक्र कर रहे हैं, शायद अगले उसमें हम सेगमेंट में भी उस पर बहुत सारी चीज़ों पे जिक्र करेंगे। तो आई गेस वन एस्पेक्ट ऑफ कोलैबोरेशन लीड्स टू अनदर एस्पेक्ट ऑफ कोलैबोरेशन। और रशिया के साथ अब चूंकि हमने देख लिया है कि हम नई एक्सरसाइजेज में हमारे चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ इस वक्त गए हुए हैं वहाँ पे और उन्होंने उसमें पार्टिसिपेट किया। उसके बाद अब रशिया को अगर आप देखें तो पिछले चंद सालों में 2016 ऑनवर्ड्स हम मुख्तलिफ चीज़ों पे एग्रीमेंट्स जो हैं साइन करने की कोशिश कर रहे हैं। नॉर्थ साउथ की जो हमारी पाइपलाइन है, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन कि हमारी मिलिट्री की कोलैबोरेशन बहुत ज़्यादा उनसे बढ़ रही है। तो ये जो आपका सवाल है बड़ा अहम है कि एक चीज़ जो है वो सिर्फ मिलिट्री तक महदूद नहीं होती। जितने स्ट्रॉन्ग मिलिट्री टाइज होंगे आपके दोनों ममालिक के टाइज जो हैं वो भी मज़ीद इकोनॉमिक हो या दीगर जो हैं वो ताल्लुकात हों उसको भी स्ट्रेंथन करते हैं। अच्छा अहमद, SCO में जो पाक चाइना ड्रिल्स हुई हैं उनको ख़ास तौर पे एंटी टेररिस्ट ऑपरेशंस और काउंटर टेररिज्म में बेहतरीन प्रैक्टिसेस के हवाले से ये ड्रिल्स हो रही हैं। पाकिस्तान चूँकि दहशतगर्दी का शिकार रह चुका है, इस हवाले से आप समझते हैं कि ये वाली जो ड्रिल्स हैं इनकी कितनी अहमियत है? इन ड्रिल्स की जी मैं समझता हूँ इन तमाम ड्रिल्स में आपने मेंशन किया है जो चाइनीज ड्रिल्स हैं ये वाकई ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर द रीज़न कि पाकिस्तान की अगर आप लोकेशन देखें तो पाकिस्तान की एक तरफ चाइना है, एक तरफ अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान से हालात हमारे बेहतर हो रहे हैं जहाँ पहले साबका अखबार में दहशतगर्दी का एक बहुत खतरा रहता था। इस वक्त जो इंडिया है उसके ऊपर ऑफ कोर्स एलिगेशंस भी हैं, प्रूफ्स भी हैं कि वो दहशतगर्दी करवाता है। अगर एक जॉइंट एक्सरसाइजेस विद चाइना होंगी उस पर पाकिस्तान और चाइनीज आर ऑन द सेम पेज एज फार एज an operation or as far as response is concerned to the anti-terrorist activities, तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान के लिए भी बहुत बेहतरीन होगा और चाइना के लिए भी बहुत बेहतरीन होगा बिकॉज इवेंचुअली दहशतगर्दी को आप किसी फ्रंटियर के अंदर कैद नहीं कर सकते, वो इवेंचुअली बॉर्डर से बियॉन्ड एक्सटेंड करती है। उसकी बड़ी एग्जांपल्स देखा है कि दुनिया के बेशतर ममालिक में ये मेनेस जो है ये गया है, वो यूरोपियन कंट्रीज हो, अमेरिका हो, 9/11 की सूरत में अफगानिस्तान से पाकिस्तान उसके सामने प्राइम एग्जाम्पल है। इंडिया भी इज कन्फ्रंटेड विद टेररिज्म एट जो उनके अंदर वाक़यात होते हैं। सो ये एक मेनेस है जो कि वर्ल्ड एट लार्ज से कन्फ्रंटेड है और ये चाइना नहीं बल्कि इंडिया और तमाम ममालिक को चाहिए कि वो पाकिस्तान के साथ कोलैबोरेट करके एक्सरसाइज करके इसको काउंटर करें। व्हाई? बिकॉज पाकिस्तान इज द ओनली कंट्री जिसने सक्सेसफुली
काउंटर किया है एंटी टेररिज्म एक्टिविटीज को पाकिस्तान में। इससे पहले पूरी दुनिया में अगर आप जो तमिल टाइगर्स का भी उधर देखें श्रीलंका में, एंड अगर आप बाकी दुनिया की बेशतर ममालिक में देखें तो जो दहशतगर्दी को काउंटर करना है या दहशतगर्दी को इफेक्टिवली काउंटर पाकिस्तान के अलावा किसी मुल्क ने इस लेवल पर अच्छा नहीं किया। ऑफ कोर्स हमें बहुत जानों के नजराने भी देने पड़े। सो इस सिचुएशन में पाकिस्तान आर्मी शुड लीड and should do exercises with almost all the neighboring countries, which includes India as well, China as well. उसके बाद अफगानिस्तान तो है ही, अपने उनकी आर्मी सेटअप्स बन रहे हैं, फिर ईरान है, इराक है। तो ये जॉइंट एक्सरसाइजेस अगर हमारा जो एकता है वो अगेंस्ट टेररिज्म है, और अगर विद इन द खित्ता स्पॉयलर्स ने ही टेररिज्म करवाना है, इवन इन दैट कॉन्टेक्स्ट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाई? बिकॉज चाइना और पाकिस्तान की एटलीस्ट स्टेटेड पोजीशन है अगेंस्ट all forms of terrorism, और ये एक्सरसाइजेस जो एससीओ की रीजनल एंटी टेररिज्म स्ट्रक्चर है, उसमें इस एक्सरसाइज की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। और मैं समझता हूँ कि ये एक्सरसाइजेस रेगुलर लेवल पर, रेगुलर बेसिस पर होती रहनी चाहिए, ताकि हम इस खत्ते में टेररिज्म को जो काउंटर कर सकें। ये किसी एक मुल्क का प्रॉब्लम नहीं है, एक खत्ते, एक दुनियावी प्रॉब्लम है। डॉक्टर साहब, हम काउंटर टेररिज्म की चूँकि बात कर रहे हैं और अहमद ने भी जिक्र किया भारत का भी, और ज़ाहिर दूसरी तरफ अफगानिस्तान है, वहाँ पर इस वक्त क्रिटिकल सिचुएशन है। सो ऐसे में ये 2 ड्रिल्स हुई हैं चाइना के साथ गुज़श्ता 1 माह के दौरान, उसमें एक जो है वो ख़ास तौर पे फोकस कर रही है एंटी टेररिज्म के हवाले से। सो मैं ये आपसे जानना चाहूँगी कि पाकिस्तान जिस खत्ते में है और चाइना भी, और फिर जिस तरह के ताल्लुकात हैं, जो स्पॉयलर्स का किरदार है, फिर अफगानिस्तान की जो सूरत हाल है, उसके तनाजुर में आप कैसे देखती हैं इन ड्रिल्स को? देखिए, बहुत ही ज़रूरी चीज़ है ये जो सारे अवामिल जिक्र किए, आपने जिक्र किए, बैरिस्टर साहब ने किए, हुमायूं ने किए। आप एक चीज़ देखें कि अफगानिस्तान में जो पिछले महीने हुआ है उसके बाद एक नई सेटअप आ रहा है, और अफगानिस्तान की वजह से ना सिर्फ उस मुल्क में बल्कि पूरे खित्ते में एक बहुत बड़ा चेंज आया है। कुछ ममालिक उस चेंज को पॉजिटिवली परसीव कर रहे हैं, कुछ कॉशियसली कर रहे हैं, और कुछ इसके बारे में बहुत नेगेटिव है। अगर आप कल के क्वाड की मीटिंग का ही हवाला ले लेते हैं तो उसमें चाइना के ऊपर कम, हालांकि क्वाड एक एंटी चाइना अलायंस है, उसके ऊपर कम, और पाकिस्तान के ऊपर ज़्यादा गुफ्तगू की गई है, क्योंकि क्वाड में इंडिया जो है उस फोरम को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। सो पाकिस्तान के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि वो उन सब ममालिक के साथ ना सिर्फ डिप्लोमेटिक डायलॉग में इंडल्ज करे जो कि हमारे एनवॉइस का और हमारे उन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल इंस्टीट्यूशंस का या स्ट्रक्चर्स का काम है, बल्कि ये एक्सरसाइजेस जो हैं ना सिर्फ हमारे लिए ज़रूरी है, जो सारी बातें अभी इससे पहले की गई हैं अगर उनको आप रीइंफोर्स करना चाहें, बल्कि ये एक बहुत बड़ा मैसेज देते हैं उन तमाम ममालिक को जो पाकिस्तान के ऊपर बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म कर रहे हैं और पाकिस्तान की पॉलिसीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म कर रहे हैं। क्योंकि कल का जो आने वाला वक्त है वो ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए अफ़गानिस्तान के हवाले से बहुत ही नाजुक है, बल्कि और अफ़गानिस्तान में क्योंकि तालिबान के आने की वजह से, हालांकि दोहा एग्रीमेंट के बाद ये एक यकीनी अमल था, बट इस चीज़ को जिस तरह वेस्ट और इंडिया पोर्ट्रे कर रहा है कि ये ओवरनाइट हुआ है और ये तो होना ही नहीं, तो बड़ी अनहोनी सी कैफियत हो गई है। बट द वेरी फैक्ट इज़ कि ये तमाम ममालिक अफ़गानिस्तान में बदअमनी फैलाने की कोशिश करेंगे, जिसकी रिपरकशन ना सिर्फ पाकिस्तान पे होगा बल्कि खित्ते के उन तमाम ममालिक पे होगा जो कि अफ़गानिस्तान के पड़ोस में है, जिनका बॉर्डर अफ़गानिस्तान से मिलता है या कोई उनकी शेयर्ड पॉपुलेशन ग्रुप्स हैं। सो पाकिस्तान के लिए ये सेमी स्ट्रक्चर्ड किस्म की एक लूज कन्फिगरेशन ऑफ स्टेट्स के साथ रवाबित कायम करना बहुत ज़रूरी है। वन थिंग, दूसरी चीज़ ये है कि ये एक मैसेज इन तमाम ममालिक को भी जाता है कि ये ममालिक जो हैं जो हमारे साथ एक्सरसाइज कर रहे हैं, ये हमारे हम ख्याल हैं और वो इस खित्ते की प्रॉब्लम्स में एक यूनाइटेड फ्रंट के साथ करना चाहेंगे। बट एट द सेम टाइम एक बात ये कहना चाहूँगी कि हम इस चीज़ की जो तारीफ कर रहे हैं, इस चीज़ को भी देखने की ज़रूरत है कि ये जो अवामिल हैं, अगर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है तो इनमें ऊंच नीच आती रहती है, बट हमें अपनी पॉलिसी जो है उसको एक बहुत प्रायोरिटी के साथ स्ट्रेंथन करके चलाने की ज़रूरत है, जिससे हमें ये ना लगे कि एक 1 स्टेप बैक एंड 2 स्टेप्स फॉरवर्ड वाला जो अप्रोच है उसमें भाई ये तो बड़ा एक लीन फेज़ आ गया है और अब हम कुछ कर नहीं सकेंगे और इंडिया ने इसमें बीच में कर दिया। हम वी आर नॉट सेइंग कि हम किसी मुल्क को काउंटर करना चाह रहे हैं, बट हम
अपने अपने मुल्क को जो है स्ट्रेंथन करना चाह रहे हैं इन सारी अलायंसेस के ज़रिए। इन सारे अलायंस एक गलत लफ्ज़ है क्योंकि वहाँ एक फॉर्मेलिटी आ जाती है, बट इन सारी मिलिट्री एक्सरसाइजेस के ज़रिए और इंटरकनेक्टिविटी के ज़रिए। आपने अभी जो भारत का जिक्र किया है और जिस तरह से प्रोपेगेंडा जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ किया जा रहा है, उसके हवाले से भी एक रिपोर्ट का मैं जिक्र करूंगी, लेकिन उससे पहले हुमायूं, वैसे तो ये तमाम ड्रिल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनकी अपनी अपनी जगह बहुत ज़्यादा अहमियत है, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके नज़दीक सबसे ज़्यादा अहम जो ड्रिल है गुज़श्ता एक माह के दौरान जो हुई हैं वो कौन सी हैं, तो ज़रा थोड़ा सा मैं चाहूँगी कि उसके ऊपर भी आप रोशनी मेरा ख्याल है कि इसमें हम प्रायोरिटाइज इस सेंस में नहीं कर सकते कि कौन सी ज़्यादा अहम है, क्योंकि पाकिस्तान की पार्टिसिपेशन ऑन डिफरेंट लेवल, और फिर वो जो एक्सरसाइजेस थी, कुछ स्पेशल फोर्सेस की एक्सरसाइजेस थी, किसी में हमारी तीनों फोर्सेस ने पार्टिसिपेट किया। तो मेरा ख्याल है कि जो रोल है पाकिस्तान का उन एक्सरसाइजेस के अंदर और फिर उसके साथ कनेक्टेड रोल है उन मुल्कों के साथ, तो अगर आप सिर्फ उसके फिगर को देख लें और आप ये देख लें कि किन किन मुल्कों के साथ हमने की, तो हमने चाइना के साथ, टर्की के साथ, रशिया के साथ, मलेशिया के साथ, मालदीव्स के साथ, श्रीलंका के साथ, इजिप्ट के साथ, सऊदी अरेबिया के साथ, जापान के साथ, अज़रबैजान, मंगोलिया। तो बेसिकली दीज आर फ्लरी ऑफ कंट्रीज जो बताते हैं ये अपने अपने रीजन के अंदर और कुछ हर रीजन के अंदर बहुत अहम है। और पर्टिकुलरली जो अभी जिक्र हुआ डॉक्टर सलमा ने किया, क्वाड के तनाजुर में अगर आप देखें तो एक एंटी चाइना अलायंस, तो उसको हम नहीं कहेंगे लेकिन एंटी चाइना स्ट्रक्चर जो बनता हुआ नजर आया है, उसके तनाजुर में देखें तो हम पाकिस्तान जो है वो एक प्रो एक्टिव डिप्लोमेसी कर रहा है, जिसमें किसी के साथ नहीं, पाकिस्तान ने यूएस के साथ भी एक्सरसाइजेस की, पाकिस्तान ने यूके के साथ भी की, पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया के साथ भी एक्सरसाइजेस की, पाकिस्तान ने फ्रांस के साथ भी की। तो पाकिस्तान जो है और क्वाड के साथ अगर ऑगस्ट को भी अगर आप देख लें, जो एक नया अलायंस जो है पिछले हफ्ते अनाउंस किया, तो पाकिस्तान का फोकस है कोलैबोरेशन ऑन जॉइंट एंटी टेररिज्म एक्सरसाइजेस, इंटरऑपरेबिलिटी, जिसमें लोगों को हेल्प किया जाए इवैक्यूएशन के अंदर, पीस कीपिंग के अंदर। उसके बाद हमने वैक्सीन के अंदर अगर आप देखें, उसके अंदर हमने जो इवैक्यूएशन अफगानिस्तान के अंदर किया, उसके से पहले अगर आप अरब स्प्रिंग के अंदर पाकिस्तान का रोल देखें, उसके अंदर अगर आप पाकिस्तान की नेवी का रोल देखें, तो पाकिस्तान ने फोकस जो अपना है वो कोलैबोरेशन और कोऑपरेशन पे किया, और वो किसी मुल्क के खिलाफ नहीं है, इवन इंडिया के खिलाफ नहीं है। तो हम जो फोकस कर रहे हैं, अपना फॉरेन पॉलिसी ओरिएंटेशन बता रहे हैं, वो ये है कि वी आर फोकसिंग ऑन कोऑपरेशन। अब रीजन के बाकी मुल्कों का फ़र्ज़ बनता है या उनका जो है इट इज़ लायबिलिटी ऑन देम टू फोकस ऑन कोऑपरेशन रादर देन हैविंग एन अलायंस अगेंस्ट सम कंट्री। मेरा ख्याल है ये हमने बड़ा हद तक जो है ना वाज़ह कर दिया है दुनिया के सामने कि हम कोऑपरेशन चाहते हैं, हम लड़ाई नहीं चाहते। बिल्कुल ठीक है। एक तरफ तो हमने ये ड्रिल्स की बात की अहमद, दूसरी तरफ अभी जो मैं जिक्र कर रही थी एक रिपोर्ट का, जिसमें बाकायदा ये बताया गया कि जो इंडियन मेन स्ट्रीम मीडिया है उसकी तरफ से गुज़श्ता सिर्फ एक महीने के दौरान 40 ऐसी बड़ी खबरें पाकिस्तान के खिलाफ, झूठी खबरें जो हैं वो शाया की गई हैं अफ़गानिस्तान के तनाजुर को सामने रखते हुए। सो ये भारत जो है वो पूरी तरह से कोशिश कर रहा है कि पाकिस्तान का एक गलत इमेज जो है वो दुनिया के सामने रखा जाए, और पाकिस्तान जो है वो अपने तौर पे मुख्तलिफ फ्रंट्स के ऊपर जो है वो कोशिशें कर रहा है कि पाकिस्तान ये बता सके दुनिया को कि पाकिस्तान असल में कर क्या रहा है। सो ये जो झूठा प्रोपेगेंडा जिस तरह से बेनकाब हो रहा है भारत का, और भारत का असल चेहरा सामने आ रहा है, ये कितना जरूरी है और कितने तवातर के साथ ये चीजें सामने आ रही है? अहमद, देखिए जी, भारत अपने पैर पर कुल्हाड़ा खुद मार रहा है इन दिस डे एंड एज, जब आपको अपनी परफॉर्मेंस से लीड करना है, जब आपको अपनी मिलिट्री स्ट्रैटेजी जो है वो ऑफेंसिव नहीं बल्कि प्रोडक्टिव मिलिट्री स्ट्रैटेजी से लीड करना है। इस वक्त जो दुनिया है वो उनके फ्रंटियर्स जो है खत्म हो रहे हैं। इट्स अ ग्लोबल विलेज। ये टाइम वो नहीं है कि आप तलवारें पकड़े, बंदूकें पकड़े और बॉर्डर्स पे जाके लड़े। उस टाइम पर दुनिया में हर डिपार्टमेंट, हर इंस्टीट्यूशन का जो बिहेवियर हैज टू बी मैच्योर। I am very proud to say that Pakistan institutions, which includes Pakistan's military, Pakistan's foreign policy, Pakistan's government, they are very, very mature and they are in line with the 21st century. ये कोई पुराने दौर तो है नहीं, आज से कोई हजारों साल पुरानी कि आपने जंगें लड़नी और प्रूव करना है। इस वक्त जो जंग है सारी की सारी वो तो आपकी आइडियाज की जंग है। इस वक्त सारी की सारी आपकी इंटेलेक्चुअल कैपिटल की जंग है। मिलिट्री तो उसमें आपको बेसिकली एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है, और मैं समझता हूँ पाकिस्तान मिलिट्री बहुत अच्छे लेवल्स पर ऑपरेट कर रही है। अब जो इंडिया काम कर रहा है
starting from Afghanistan to China, उनके बस से बात हो गई है. So now they are resorting to mundane propagandas, now they are resorting to mundane activities जिनका कोई I think फजूल ला हासिल किस्म की एक्टिविटीज हैं. उनका जो मीडिया है, मैं तो बल्कि चौधरी फवाद साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी से पहले इंडिया मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी बनवा दें, ताकि इन जाहिलों को कोई सजा मिले, इनको कोई पूछने वाला हो. हमारी तो फिर फेक न्यूज थोड़ी बहुत रियल होती है, जो प्राइवेट चैनल्स हैं बड़े मुनासिब तरीके से फेक न्यूज भी करते हैं. यहाँ तो कोई सर से पाँव नहीं. अगर उनके अर्नाब गोस्वामी साहब टीवी पर बैठते हैं तो वो बैठ के कहते हैं कि सरीना का 5th फ्लोर है, वो अचानक 1 नहीं 2 नहीं 3 फ्लोर ऐड कर देते हैं. अगर उनके जर्नलिस्ट हमें मौका मिलता है, हम जाते हैं इनके टीवी चैनल्स पर. मैं 1-2 दफा टीवी चैनल्स पर गया हूँ, प्रोग्राम से पहले बात और हो रही होती है, जैसे ही प्रोग्राम शुरू होता है आपका मजहब नहीं ठीक, आप नहीं ठीक, फलाना नहीं ठीक, आपकी आर्मी ये, जनरल बाजवा फलाना, इन सब फ्रेंजी से उनको बाहर आना होगा. दे हैव टू लिव इन द रियलिस्टिक वर्ल्ड. और अगर वो यही हरकतें करते रहे तो आई थिंक इंडिया इवेंचुअली, नो डाउट इंडिया इज अ पावर व्हिच इज रिकॉग्नाइज्ड बाय द वर्ल्ड. उनकी इज्जत थी ट्रेड कॉमर्स इस चीजों की वजह से. लेकिन अगर वो नरेंद्र मोदी और आरएसएस एक्टिविटीज को आगे लेके बढ़ेंगे, जो कि उनकी मिलिट्री में भी इंट्रेंच्ड है, तो इवेंचुअली होगा ये कि पीपल विल स्टॉप टेकिंग देम सीरियसली. दुनिया के बेशतर ममालिक ऐसे हैं जहां पर जब उनकी गवर्नमेंट्स ने दे हैव ट्राइड टू बी फनी और दे हैव ट्राइड टू बी ओवर स्मार्ट, पीपल हैव स्टॉप्ड टेकिंग देम सीरियसली. इट इज नॉट द साइज of your country which matters, it is the person in that size, it is the the matter in that size. ये आप अगर समझते हैं इंडिया की जिस तरह की बातें, इनका तो जवाब भी नहीं देना चाहिए. मैं समझता हूँ हमारे वजीर आजम साहब ठीक करते हैं, साल में 1 आध दफा इनका जवाब दे देते हैं. एट द मोमेंट तो जो उनकी बातें इस तरह की बातों के तो टॉक शो में जवाब नहीं देना चाहिए. they expect a response from our government and our foreign ministry. I think Pakistan is on the बिल्कुल ठीक है. डॉक्टर सलमा मलिक साहिबा, आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने के लिए. और नाज़रीन, ये जो हमने मिलिट्री ड्रिल्स की बात की है, इनको ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट में देखना होगा. और किसी भी मुल्क की मजबूती जो है वो इस दौर में ख़ास तौर पे एक तो उसका सफारती सतह पर मजबूत होना और दूसरा इकनॉमिकली उसका स्ट्रेंथन होना, ये बड़ा ज़रूरी है. और इसी हवाले से हम ब्रेक के बाद बात करेंगे. एक मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं, हमारे साथ रहिएगा. कौन कहता है प्रिंट मीडिया खत्म हो गया? नहीं जनाब, अभी नहीं खत्म हुआ, बल्कि आज भी आवाम की असल आवाज यही है. लाहौर, इस्लामाबाद, मुल्तान, कराची, पेशावर, मुजफ्फराबाद, सक्खर और हैदराबाद के बाद अब रोजनामा खबरें जुनूबी पंजाब के दिल और दूसरे बड़े शहर भावलपुर से 1 अक्टूबर को इशाअत का बाकायदा आगाज कर रहा है. जनाब जिया शाहिद का विजन और इम्तिनान शाहिद की क़यादत में रोजनामा खबरें भावलपुर 1 अक्टूबर को आपके पास होगा. जहां जुल्म होगा, रोजनामा खबरें उसके सामने खड़ा होगा. जहां जुल्म, वहां खबरें. मुल्क भर में डेंगू वायरस फिर से सर उठाने लगा है, इसलिए एहतियात लाजिम है. डेंगू की अलामात में तेज बुखार, जिल्द पर खारिश, जिस्म पर सुर्ख धब्बों का नमूदार होना, आंखों, सर और जोड़ों में दर्द महसूस होना, उबकाइयां और कै डेंगू बुखार की अलामात हैं. अगर किसी शख्स में अलामात पाई जाएं, तो फौरन डॉक्टर से रुजू किया जाए. डेंगू से बचाव. डेंगू बुखार से बचाव के लिए शहरी एहतियाती तदाबीर करते हुए घरों में मच्छरदानी के अलावा मच्छरमार स्प्रे और लोशन का इस्तेमाल करें, जबकि इर्द गिर्द के माहौल को साफ रखें. पानी को खुली जगह पर जमा ना होने दें. डेंगू से बचाओ, एहतियात अपनाओ.
वेलकम बैक नाज़रीन, गुज़श्ता रोज़ पाक चाइना JCC की बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई जिसमें डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के हवाले से अप्रूवल्स दिए गए और इसमें CPEC प्रोजेक्ट्स में अपनी नौयत का पहला मल्टी $billion मेगा प्लान प्रोजेक्ट कराची कोस्टल कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट जोन जो है इसको अप्रूव किया गया, जो कि कराची पोर्ट ट्रस्ट और चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप में बनने जा रहा है, जिसमें एक्सपेक्टेड जो इन्वेस्टमेंट है वो तकरीबन $3.5 बिलियन है। ये प्रोजेक्ट नाज़रीन तकरीबन 640 एकड़ के एरिया पर जो है ये तामीर होगा, जो कि न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि इस पूरे खित्ते के अंदर एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट की हैसियत से देखा जा रहा है और इसको वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जो है वो गेम चेंजर के तौर पे देख रहे हैं। ये बड़ा मुनफरिद मंसूबा है कराची का और इसको इंतहाई जदीद शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर जोन जो है ये कराची को फराहम करेगा। इसके अलावा ये मंसूबा जो है दोनों ममालिक के जो ताल्लुकात हैं जिसमें तरक्की और जो सनती जो स्ट्रेंथनिंग है यानी इकोनॉमिक और इंडस्ट्रियल जो स्ट्रेंथनिंग है उसमें बड़ा नुमाया किरदार जो है वो अदा करेगा। आलमी सरमायाकारों को और जो बिज़नेस है उसके लिए भी इसमें अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो मज़ीद मिलेंगी, रोज़गार मिलेंगे लोगों को। सो बहुत सारे हवालों से ये जो प्रोजेक्ट है कराची का ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसी के हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। इसमें माइयों CPEC का ये बड़ा इंपॉर्टेंट जो है बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, $3.5 बिलियन की लागत इसके ऊपर आ रही है, जो कि डायरेक्ट चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट के ज़रिए होगा मुकम्मल। इतने बड़े प्रोजेक्ट की ख़ास तौर पे कराची की जो इस वक्त मौजूदा सूरत हाल है उसमें ये कितना अहम है? Absolutely one of the most amazing कराची के मौजूदा मसाइल को सामने रखते हुए। ना सिर्फ कराची देखें, कराची पाकिस्तान का ऐसा वो शहर है जो कि पाकिस्तान की बहुत बड़ी इकॉनमी का जो उस इन टर्म्स ऑफ फिगर्स जो है वो मैसिवली, अगर पूरा कराची एक साइड पे और सारा पाकिस्तान एक साइड पे रखें तो कराची इज़ ऑन अ बिगर वे हेल्पिंग पाकिस्तानी इकॉनमी, इंडस्ट्रियल हब है पाकिस्तान और उसके साथ साथ हमारी कोस्ट लाइन का सबसे बड़ा वो एक शहर है। उसके अलावा पाकिस्तान की आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा शहर है, जो वहाँ पे इंडस्ट्रियल जो आउटपुट है वो सबसे ज़्यादा है, फिर पोर्ट होने की हैसियत से उसकी बड़ी अहमियत है। तो इस सेंस में अगर देखा जाए तो ये अभी जो 10th JCC हुई है 2-3 दिन पहले, उसमें इस प्रोजेक्ट को मिनिस्ट्री ऑफ मैरीटाइम अफेयर्स की तरफ से इनिशिएट किया गया और उसके ऊपर अब डिटेल्स की ऊपर डिस्कशन होंगी। 3.5 बिलियन अभी इसकी एक्सपेक्टेड कॉस्ट है, इट कुड गो स्लाइटली हायर, इट कुड गो स्लाइटली लेस। उसमें हमने बड़ा एक कोस्टल कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट जोन एस्टेब्लिश करना है KPT के अंदर, नया फिशरी पोर्ट होगा, नई बर्थ्स होंगी, नए और पाकिस्तान की ब्लू इकॉनमी जिसकी तरफ ये पर्टिकुलरली दिस करंट गवर्नमेंट इज गोइंग, उसके लिए एक इतना बड़ा प्रोजेक्ट होगा कि इसलिए इसको गेम चेंजर कहा जा रहा है। जॉब्स क्रिएट्स होंगी पाकिस्तान के लिए, जो हमारी इकॉनमी जो है ना, मेरा ख्याल है कि अगर हमारे CPEC के बाकी सारे प्रोजेक्ट एक तरफ रख दिए जाएं और इस प्रोजेक्ट को देखा जाए नॉट इन अ लिटरल सेंस बट इन अ जेनेरिक सेंस, तो ये प्रोजेक्ट जो है ये वाकई ही गेम चेंजर साबित हो सकता है अगर हम इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन करें। फिर उसके अलावा हमारा जो है ये 500,000 की पॉपुलेशन जो है वहाँ पे जो स्लम्स थे हमारे कराची के मच्छर कॉलोनी के, उन लोगों को रिलोकेट किया जाएगा, उनके लिए जॉब्स क्रिएट किए जाएंगे। करीब खानदान हैं जिनको 20,000 और 500,000 पॉपुलेशन विच इज अ ह्यूज पॉपुलेशन। तो मेरा ख्याल है कि उन लोगों को जो आज तक जो उनको नहीं दी गई फैसिलिटीज, जो सहूलतें नहीं दी गई, उनके लिए एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होगा कि उनको इस प्रोजेक्ट के तहत नई जगह पर रिलोकेट किया जाएगा, उनके लिए जॉब्स क्रिएट की जाएंगी, उनके लिए स्किल डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट है इसके अंदर। तो दिस इज गोइंग टू बी समथिंग विच एग्जैक्टली जो हमारी मीडिया के अंदर इसको नरेट किया जा रहा है ये वाकई ही गेम चेंजर के तौर पे साबित हो सकता है इंशाल्लाह। अहमद वज़ीर आज़म साहब की ट्वीट भी मैं देख रही थी जिसमें उन्होंने कहा कि बजट हाउसेज होंगे इसके अंदर, जिसमें तकरीबन 20,000 के करीब जो खानदान है जो स्लम्स में रहने पर मजबूर हैं उनको जो है वो रीलोकेट जो है किया जा सकेगा। ह्यूमन डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना बड़ा प्रोजेक्ट है ये? बिल्कुल जी, ह्यूमन डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा प्रोजेक्ट है और आई थिंक इस प्रोजेक्ट को अगर आपने देखना हो तो आपको हमारे जो मिनिस्टर फॉर मैरीटाइम अफेयर्स हैं सैयद अली जैदी, उनकी स्टेटमेंट के तनाजुर में देखना चाहिए, बिकॉज ही सेज द बेस्ट थिंग अबाउट दिस प्रोजेक्ट इज दैट इट्स सोनली बेस्ड ऑन फॉरेन चाइनीज इन्वेस्टमेंट विदाउट एनी लोन। अच्छा, अब इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये, एक तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, FDIs का पाकिस्तान में बड़ी देर से फुकदान था, स्पेशली पाकिस्तान की दहशतगर्दी से लिंक्ड सिचुएशन थी, उसकी वजह से FDIs पाकिस्तान में आ नहीं रही थी। एक तो ये FDI है, दूसरा इसके अंदर जो बेशतर डेवलपमेंट है वो कोस्टल कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट जोन्स हैं जो कि KPT की रिक्लेम्ड लैंड पर बनेंगे। अब रिक्लेम्ड लैंड बेसिकली सारी की सारी वो जमीन होती है एट टाइम्स जो बेसिकली इनंडेट नहीं हो सकती, जिस जमीन के हालात काफी बुरे होते हैं और आप वापस लेकर ये जमीन उसके ऊपर इस किस्म का कोई इंफ्रास्ट्रक्चर वाला प्रोजेक्ट बना रहे हैं। तो एक तो वो सारे की सारी लैंड यूज होंगी,
اس کے بعد ان لینڈز کے اوپر جو پروجیکٹس ہیومن ڈیولپمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے آپ نے بتایا وہ بہت ہی اپنی امپورٹنس کی اہمیت ہے. اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ یہ آپ وہ والی جگہ کو استعمال کریں جو کہ آلریڈی کسی جگہ استعمال میں نہیں تھی اور آلریڈی اٹ واز بینگ یوزڈ فار ادر پرپسز. پھر آپ کو کوئی انٹرسٹ واپس نہیں کرنا, پیسہ چائنا کا ڈائریکٹ ہے, سی پیک سے لنک انویسٹمنٹ ہے, چائنا پاکستان کے جو حالات ہیں سچویشن ہے وہ مچ بیٹر ہوگی. پھر اس میں اگر آپ اس 3.5 بلین پلان کو جس طرح کے ہمارے صاحب بتا رہے تھے, اس میں جو اس کی انویسٹ کرتی ہے وہ نئی برتھس کریٹ ہوگی پورٹ پر, پھر فشری پورٹ ہے, پھر ایک ہاربر برج ٹو انلاک پاکستان بلو اکانومی ہے. تو بیسکلی تو اینی اکنامک ایکٹیویٹی that is happening in Pakistan at this point in time with the kind of situation we have left, right and center, کہ پاکستان کی economic situation اگر prosper کرتی ہے of any kind and that too, دیکھیں وزیر اعظم صاحب کی جو ایک اور بات اس کی تعریف کرنی ہوگی کہ یہ جو پروجیکٹ ہے وہ ایک ایسے شہر میں ایک ایسے صوبے میں لگا رہے ہیں جہاں پر ان کی اپنی حکومت نہیں ہے. تو آپ ان سے یہ بھی اختلاف نہیں کر سکتے کہ یہ ایسا پروجیکٹ ہے جو چائنا کو وہ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ آپ کہیں اور فیسیلیٹیٹ کر دیں, آپ کوئٹہ کے نزدیک کسی جگہ بارڈر پہ لے جائیں, کہیں لے جائیں, لیکن اگر یہاں پر فرسٹلی بیکاز آف دا پورٹ اینڈ سیکنڈلی کہ وہ اس کو یہ کلیم نہیں کر رہے کہ یہ عمران خان صاحب کی فتح ہے یا فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ, یہ پاکستان کی فتح ہے جس کے اوپر جس نیشنل انٹرسٹ کو دیکھا ہے, جس کو سندھ گورنمنٹ کو بھی اپریشیٹ کرنا چاہیے اور ان کو فل سپورٹ دینی چاہیے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. ہمایوں, اس میں جو اس پروجیکٹ کے ذریعے کہا جا رہا ہے کہ کراچی کی جو بندرگاہ ہے وہ دنیا کی ٹاپ بندرگاہوں میں شامل ہو جائے گی, سو اس سے ٹریڈ اور جو بزنس ہے, جو انویسٹمنٹ ہے, اس میں کتنا فرق پڑے گا؟ ایبسولوٹلی جی, ابھی جس طرح پہلے میں نے کہا تھا کہ کراچی ایک سائڈ پہ اور پورا پاکستان ایک سائڈ پہ ان ٹرمز آف ریونیو جنریشن, تو اگر ہم کراچی کے انفراسٹرکچر کو ڈیولپ کر لیں, جس طرح ابھی احمد نے ذکر کیا کہ دس از پی ٹی آئیز گورنمنٹس انیشیٹو جہاں پہ ان کی حکومت نہیں ہے. ایک چیز کو میں تھوڑا سا کلیریفائی کر دوں کہ جو سی پیک کے میجورٹی آف دا پروجیکٹس ہیں وہاں پہ بیسکلی دس از آل انویسٹمنٹ. جس طرح آئی پی پی بیسڈ انویسٹمنٹ ایگریکلچر کے وہ انفراسٹرکچر کے تھے, یہ بھی اسی طرح کا ایک پروجیکٹ ہے. اور یہ ہماری جو پلاننگ منسٹری اس کا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ اتھارٹی ہے وہ اس کو دیکھ رہی ہے, اور بہت سارے ادارے ہیں جو اس کو دیکھیں گے اور اس کے بعد آئے گا. اور اس کے ساتھ ہی اگر آپ پی ٹی آئی گورنمنٹ کا ایک دوسرا انیشیٹو بھی دیکھیں, کراچی سرکولر ریلوے, ایگزیکٹلی, کیونکہ ٹائم آپ اس کم ہے تو اس کے اوپر ذرا کہیں گے آپ جلدی سے. اس میں بھی ایسے ہی ہے کہ وہ پچھلی گورنمنٹ نے اس کو جو ہے سی پیک کا حصہ بنایا تھا, یہ کلیریفیکیشن بڑی ضروری ہے لیکن ابھی تک ڈاؤٹس ہیں. پرٹیکولر گورنمنٹ نے بتا دیا کہ ہم اس کے 3 ماڈلز جو ہیں اس کو کر رہے ہیں. 20 بلین روپیز کے قریب جو ہے اس میں ایکنک نے اس کو اپروو کر دیا ہے, اور اس میں جو 3 ہیں وہ پبلک پرائیویٹ سیکٹر پی ایس ڈی پی جو ہے اس کے اوپر ایک حصہ رکھا جائے گا اگلے سال کے بجٹ میں. اس کے علاوہ سپریم کورٹ کے جو فنڈز تھے ان کو یوٹیلائز کیا جائے گا جو ڈیم سے ریلیٹڈ تھے یا جو دوسری ان چیزوں میں تھے, اور اس کے علاوہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تھرو. تو ہم نے 10th JCC کے اندر چائنیز کمپنیز سے ریکویسٹ کی کہ وہ بی او ٹی کی بیسس پہ اس کے اوپر آئیں اور انویسٹ کریں. تو یہ بھی کراچی کے عوام کے لیے ایک بہت بڑا دیرینہ جو ان کا معاہدہ تھا کہ ایک ایسا ماس ٹرانزٹ سسٹم ہو, چونکہ دنیا کے جتنی بڑے شہر ہیں جو کہ بہت بڑی آبادیوں والے ہیں, وہاں پہ بہت اچھا سسٹم ہے ٹرانسپورٹیشن کا. اس کو پیورلی فیڈرل انیشیٹو کہہ سکتے ہیں سندھ کے لیے, کراچی کے پیورلی فیڈرل انیشیٹو, اور اس میں سندھ حکومت بھی اپنا حصہ ڈال سکتی ہے, لیکن ایز آف ناؤ اٹ از جی اگر ڈالنا چاہے تو. چلیں ٹھیک ہے. احمد, سپریم کورٹ نے 2020 میں کہا تھا کہ ایف سی آر جو ہے اس پروجیکٹ کو, یہ سرکولر کے سی آر ایگزیکٹلی کراچی سرکولر ریلوے کا جو پروجیکٹ ہے اس کو ریوائیو کیا جائے. ذرا اس کے حوالے سے بھی بتائیں کہ پھر اس میں مزید آگے کیا ہوا. دیکھیے جی, سپریم کورٹ نے جو مارچ 2020 میں آرڈر کیا تھا, اور وہ اس لیے بیکاز ہمارا جو ایک سرکٹ بینچ ہے سپریم کورٹ کا وہ کراچی میں اس کے اوپر پروسیڈنگز کر رہا ہے. آئی تھنک اٹ واز ہیڈڈ بائی دی چیف جسٹس آف پاکستان, اور انہوں نے کہا تھا کہ جو کراچی سرکولر ریلوے ہے, اگر آپ دنیا کی جتنے بڑے شہر ہیں, جن میں سے میں اپنے نزدیک ایگزامپلز دوں گا, جس میں بامبے ہے, جس میں دہلی ہے, جس میں اور بڑے شہر ہیں, ان شہروں میں یہ جو پروجیکٹس ہیں دے آر ویری سکسیسفل. انہوں نے کہا کراچی میں بیکاز آف انکروچمنٹس ہم کراچی کی سرکولر ریل کو دوبارہ ریوائیو نہیں کر پا رہے. ایک تو انہوں نے کہا کہ اینٹی انکروچمنٹ ڈرائیو شروع کریں. سیکنڈلی انہوں نے کہا جو ان کی ویریس کراسنگز پہ برجز اور سب انلیگل چیزیں بن گئی ہیں ان کو ختم کریں. اور تھرڈلی جب ہم سرکولر ریلوے کو ریوائیو کریں گے تو شہریوں کے لیے بہت فائدہ ہے.
دیکھیں آبادی بامبے میں بھی بہت زیادہ ہے جس کو ہم ممبئی بولتے ہیں, لیکن اس کے اندر جو ریل اسٹرکچر ہے وہ اتنا زبردست ہے, اور دنیا کے بیشتر اور ممالک میں ریل اسٹرکچر اتنا اچھا ہے کہ بیکاز آف دیٹ اٹ از آل ایبل ٹو ٹیک کیئر آف دیٹ, جو آپ کی ساری کی ساری ٹرانسپورٹیشن ہے صبح کے ٹائم لوگوں کی. کراچی میں کتنا اچھا بلٹ ان انفراسٹرکچر پڑا ہوا ہے, بلکہ لاہور میں بھی اگر آپ ساری پرانی لائنز دیکھیں جو شہروں میں پھر رہی ہیں, اینڈ ان مینی ادر سٹیز آف پاکستان, یہ گورے کے ٹائم کی انگریز ہمیں یہ دے کے گیا وہ انفراسٹرکچر, اگر آپ اس انفراسٹرکچر کو ریوائیو کر کے یو کین اسٹارٹ یوزنگ اٹ. پر اب تو آپ کے اوپر سپریم کورٹ کی بندش بھی ہے, سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس کے اوپر پراپر انسٹرکشنز دی ہیں, بلکہ اگست لاسٹ ایئر میں جو سپریم کورٹ آف پاکستان ہے اس نے انسٹرکٹ کیا تھا ایف ڈبلیو او کو, ڈائریکٹ کیا تھا کہ پروجیکٹ کو کمپلیٹ کریں ود ان 6 months of commencement of construction work. اب ان تمام چیزوں کی موجودگی میں گورنمنٹ ہیز ایبسولوٹلی اٹ cannot show any slackness. Government should try its level best کہ اس کو کرنا. دیکھیں already existing infrastructure آپ کے پاس موجود ہے, why do you go to need to go left right and center, ایک نیا پروجیکٹ بنائیں جہاں ضرورت ہے, جہاں آپ آلریڈی چیز کو استعمال کر سکتے ہیں کریں. یہ پاکستان کی لیے بھی بہت امپورٹنٹ ہے, بٹ کراچی کے لیے بالخصوص it will be a revival as far as the economic situation is concerned. اور دنیا کے جتنے بڑے شہر ہیں جس میں آپ ٹوکیو لے لیں, نیو یارک لے لیں, دہلی, بامبے, ان سب کے اندر جو ہے نا بہت اچھا جو ریلوے کا سسٹم ہے, اور دس از ون آف دا چیپسٹ سسٹم ابھی اویلیبل ہے. تو میرا خیال ہے یہ گورنمنٹ کا یہ انیشیٹو جو ہے نا اس کی بہت زیادہ تعریف کی جانی چاہیے, اور میرا خیال ہے پروونشل گورنمنٹس کو بھی اپنا جو ہے نا شیئر اس کے اندر پچن کرنا چاہیے, اور کراچی کے عوام کے لیے دس از گوئنگ ٹو بی اے گیم چینجر ایز ویل اگر یہ بن جائے جلدی انشاءاللہ. اور ایک بات تو طے ہے اور مجھے پوری امید ہے کہ یہ والے پروجیکٹس جو ہیں, خاص طور پہ اتنا بڑا پروجیکٹ اور دوسرا یہ سرکولر ریلوے والا پروجیکٹ, اگر یہ پروجیکٹس جو ہیں یہ انشاءاللہ ایگزیکیوٹ ہو جاتے ہیں کراچی کے اندر, تو کراچی کی وہ خوبصورتی جس کے بارے میں ہم نے سنا ہے اور جو ایک زمانے میں ایک وقت میں ہوا کرتی تھی, جو ہم اپنے بڑوں سے سنتے ہیں, روشنیوں کا شہر, اور یہاں کی راتیں جاگتی تھیں, اور یہاں کی ٹرانسپورٹیشن اینڈ ایوری تھنگ جو پورے پاکستان میں سب سے بہترین تھی, ہم امید کر سکتے ہیں کہ وہ دوبارہ سے ہم وہ والا کراچی, بلکہ اس سے بھی بہترین کراچی جو ہے وہ ہم دیکھ سکیں گے. لیکن اس میں جہاں فیڈرل گورنمنٹ, جہاں سی پیک کا عمل دخل ہے, وہیں پر جو سندھ حکومت ہے اور جو یہاں کی جو لوکل ایڈمنسٹریشن ہے کراچی کی, اس کو بھی اپنا کردار ادا کرنا ہوگا. اور جو یہاں کے دیرینہ مسائل ہیں جس میں ایک جو گندگی کا مسئلہ ہے اور بہت سارے ایسے روڈ انفراسٹرکچر ہے, یہ تمام مسائل جو ہیں ان کے اوپر بھی توجہ دینی ہوگی. پروگرام کا وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے. بہت شکریہ بیرسٹر احمد پنسوتا آپ کا, ہمایوں خان آپ کا بھی بہت شکریہ. ناظرین مشل بخاری کو اجازت دیجیے, انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اب نیکسٹ ویک. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.